अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है कराची रोशनियों का था शहर, लग गई किसी बला की बुरी नजर, पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल गई, पुलिस एहलकारों के सामने हुआ एक नौजवान कत्ल। कराची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी से आया सईद आवान के कत्ल का केस। माँ अगर ये हमें कुछ वक्त और दे देना तो शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। और वैसे भी अगर ऐसे रिश्ते वापस जाते रहे तो सारी उम्र बैठी रहेगी यहाँ पे। इंसान होता है जब परेशान, किस्मत हो जाती है उस पर मेहरबान, फिर कैसे होता है उसका नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। माँ ये ले। ये क्या है? माँ मेरा 5 लाख का प्राइज बॉन्ड का इनाम लगा है। कराची का इलाका शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, मोहल्ले के दो लड़कों के दरमियान हुआ झगड़ा और फिर हुआ एक कत्ल। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है कराची के इलाके शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी सईद आवान से। सईद आवान अपनी बेवा मां के साथ रहता था और मैट्रिक का इम्तिहान देकर मुलाजिमत के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका में मुकीम अपने 2 बड़े भाइयों के पास जाने की तैयारी कर रहा था। सईद जब भी अपने घर से बाहर आता तो अपने ही मोहल्ले में मौजूद अपने एक दोस्त के पास उसकी दूध की दुकान पर बैठा रहता था। मामूल के मुताबिक मुअर्खा 2 फरवरी 2013 को सईद अपने दोस्त की दूध की दुकान पर बैठा हुआ था कि उसी मोहल्ले का एक लड़का जहांजेब उसके पास आया और उसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा इस दुकान पर बैठने की जुर्रत ना करना। सईद को जहांजेब की ये बात समझ नहीं आई और उसने जहांजेब की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी बात पर उनमें हाथापाई भी हो गई और जहांजेब सईद को संगीन नताइज की धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। दूध वाली दुकान पे सईद बैठा हुआ था तो उस जहांजेब वहां से गुजरा तो उसने बोला कि ये तू इधर क्यों बैठता है? तो सईद ने बोला यार ये दुकान है, इस पे बैठना कोई जुर्म तो नहीं है, ये इनके साथ मेरी दुआ सलाम है, अस्सलाम वालेकुम है, इसलिए मैं बैठा हूँ इनके पास। कहते इधर से उठो। उसने बोला नहीं उठता हूँ। इस तरह करते करते मुमारी हो गई तो बीच में और बंदे पड़ गए, उन्होंने बचा करा लिया, छुड़ा लिया। जहांजेब शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी के तमाम जुराइम पेशा अफराद के गिरोह का सरगना है। जहांजेब और उसके गिरोह के लोगों ने इलाके में कई प्लाटों पर नाजायज कब्जा कर रखा है और वो इलाके की तमाम दुकानों से भत्ता भी वसूल करते हैं। जहांजेब को सईद का दूध की दुकान पर बैठना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दूध की दुकान के बिल्कुल सामने एक प्लाट में किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने अपना टावर लगाया हुआ है और वो प्लाट भी जहांजेब के कब्जे में है और जहांजेब ने उस प्लाट को अपने डेरे में तब्दील किया हुआ है जहां हर वक्त औबाश किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता है। जहांजेब अपने तमाम 2 नंबर काम इसी जगह से ही ऑपरेट करता है, इसीलिए जहांजेब को अपने बुराई के अड्डे के बिल्कुल सामने सईद का बैठना पसंद नहीं था क्योंकि दूध की दुकान से जहांजेब के पास हर आने जाने वाले पर सईद की नजर रहती थी। ये शराब पीता है, ये खंबा लग रहा है बिजली का ना उसका टेलीफोन का, इसके अंदर पता नहीं गुंडे कहां से आते थे, बदमाश समझे ना, हथियारों समेत गाड़ियां कारा मोटरसाइकिलों पे ये शराब पीते थे। यहाँ खाना कर रखा था इन्होंने। सईद आवान के साथ मामूली सा झगड़ा करने के बाद जहांजेब उसे संगीन नताइज की धमकियां देता हुआ अपने डेरे में चला गया, जहां पहुंचकर जहांजेब ने अपने भाई फारूक जो कि कराची पुलिस में मुलाजिम है और दूसरे भाई जावेद को टेलीफोन किया
और उन्हें सारा वाकया बताकर मदद के लिए बुलवा लिया। था यहाँ से मुझसे बोलने लगा क्या देखता है, बोला क्या दिखने में पाबंदी है। भाई इस बात पे झगड़ा शुरू हुआ, होते हो तो हाथापाई हो गई। तो फिर सही से जो है झगड़ा हुआ, मारा पिटाई। उसके बाद वो उठा के लगा मैं घर जा रहा हूँ, अभी लेके आता हूँ, तेरे को बताता हूँ। उसके बाद जब घर में अंदर चला गया तो फिर उसने फोन किया अपने भाइयों को, फारूक को और उसका 2 भाई थे। जहांजेब के भाइयों को जब सईद और जहांजेब के दरमियान होने वाले झगड़े के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, रब नवाज ने जैसे ही जुबान खोली, मुल्जिमान ने चला दी गोली। गोलियां मारकर बेशुमार मुल्जिमान हो गए मौके से फरार। कराची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी से आया सईद आवान के कत्ल का केस। माँ अगर ये हमें कुछ वक्त और दे देना तो शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। और वैसे भी अगर ऐसे रिश्ते वापस जाते रहे तो सारी उम्र बैठी रहेगी यहाँ पे। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, इंसान होता है जब परेशान, किस्मत हो जाती है उस पर मेहरबान, फिर कैसे होता है उसका नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। हाँ, मेरा 5 लाख का प्राइस बॉन्ड का इनाम लगा है। जहांजेब के बताने पर उसके भाई सईद से निपटने के लिए उसी दूध की दुकान पर पहुंच गए जहां सईद और जहांजेब का झगड़ा हुआ था। जहांजेब का भाई फारूक, जो कि कराची पुलिस में मुलाजिम है, उसने अपने साथ पुलिस मोबाइल वैन ली और साथ में कुछ पुलिस वाले लिए और सईद आवान के साथ निपटने के लिए शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में उसी दूध वाली दुकान पर पहुंच गया जहां सईद आवान के साथ उसके भाई जहांजेब की तल्ख कलामी हुई थी। फारूक ने सईद आवान को घर से बुलवाने के लिए उसके घर एक बच्चे के जरिए पैगाम भिजवाया। बच्चे ने सईद के घर जाकर उसके बहनोई रब नवाज को बताया कि पुलिस सईद को बाहर बुला रही है। रब नवाज ने सईद को साथ लिया और दूध वाली दुकान की तरफ चल पड़ा। रब नवाज और सईद अभी वहां पहुंचे ही थे कि कराची पुलिस के मुलाजिम और जहांजेब के भाई फारूक ने पूछा कि तुम में से सईद कौन है। तो रब नवाज ने कहा कि सईद पीछे है। जहांजेब के दूसरे भाई जावेद ने रब नवाज पर फायर कर दिया। गोली रब नवाज के हाथ पर लगी, जिससे पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। इतने में फारूक और जावेद ने पीछे आते सईद को गोलियां मारनी शुरू कर दी। गोलियां लगने से सईद जमीन पर गिर गया। जब फारूक और जावेद ने सईद को गोलियां मार दी तो जहांजेब ने भी अपना पिस्तौल निकालकर पुलिस की मौजूदगी में गोलियां लगने की वजह से जमीन पर गिरे हुए सईद को उसके सर पर खड़े होकर गोलियां मारी। वो सफेद गाड़ी आन के लगी, वो उतरते ही उसने जो है असला निकाला, कौन है। वो अंदर गया गली में। गली में जाने के बाद इतने में वो सईद आ गया। फिर वो उनके जो बड़े बहनोई हैं वो भी आ गए। उन्होंने पकड़ कर रब नवाज, उन्होंने असला खींचा उससे। असला खींचने के बाद फिर दोबारा जो फिर वो अंदर से निकल कर आ गया। फिर तीसरा भाई जो था गाड़ी में वो भी उतर के गया। उतरने के बाद फिर उसके बाद फायर खोल दिया उन्होंने। वो एकदम नीचे गिर गए चकरा के। जब फायर हुए उनके ऊपर सब लोग खड़े हुए थे, पूरा मेला खड़ा हुआ था, देख रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, स्ट्रेट फायर थे सब। हर आदमी डरता है गोली से, कौन जाएगा। सईद और उसके बहनोई को गोलियों का निशाना बनाने के बाद मुल्जिमान पुलिस के सामने असलहा लहराते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान के फरार होने के बाद मोहल्लेदारों ने सईद और उसके बहनोई रब नवाज को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पहुंचने से पहले ही
सईद गोलियां लगने से होने वाले जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया था, जबकि उसके बहनोई को अस्पताल दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। मैं उधर ही अपने घर पे था। थोड़ी देर के बाद पुलिस का पैगाम गया कि भाई आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ। जैसे हम आए तो पुलिस की मोबाइल भी खड़ी थी, पुलिस वाले भी 4 खड़े थे और एक फारूक जो पुलिस में है वो भी खड़ा था। पुलिस सिविल कपड़ों में था, बाकी मोबाइल वाले चारों वर्दी में थे। पूछा कि सईद कौन है? मैंने बोला सईद वो है जो पीछे आ रहा है। तो उन्होंने सईद को गाली निकाली और चैम्बर किया। जब चैम्बर किया तो मैंने टीटी पकड़ लिया। तो जावेद जो साइड पे खड़ा था उसने रिपीटर से फायर मारे हैं। पहला फायर मुझे लगा, मेरे से टीटी गिर गया। दूसरा फायर और तीसरा फायर उन्होंने सईद भाई को मारे। सईद भाई जख्मी होकर बैठ गया। बाद में जानजेब घर से निकला, भागता हुआ आया और आके सईद भाई के साथ में खड़े होकर टीटी के फायर करता रहा। 3-4 फायर उसने किए जो कि उसके छाती में लगे और दाएं बाजू पे लगे। सईद भाई को बाद में डॉक्टर सलीम हमारे साथ था, वो डॉक्टर सलीम गाड़ी का बंदोबस्त करके सईद भाई को अस्पताल लेके चला गया। बासी शहीद में वहाँ जाके हमने अपनी कार्रवाई की। पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने के बाद मैंने उनको बोला मैं आर्मी का बंदा हूँ, मुझे सीएम में चले जाओ। वो छावनी अस्पताल में मुझे ले गया और वहाँ जाकर मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। जब मुझे ले गए अपना अस्पताल में तब पता चला कि सईद भाई का इंतकाल हो गया। सईद की मौत का वाकया होने के बाद पुलिस थाना अजमेर नगरी ने जहांजेब, फारूक और जावेद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर जहांजेब के भाई फारूक के पुलिस में मुलाजिम होने की वजह से पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस ने आज दिन तक तवज्जो ही नहीं दी कि कोई बंदा मरा है नहीं मरा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो फारूक जो है वो पुलिस का था। उसकी वजह से पुलिस कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। जबकि मकतूल सईद की वालिदा का कहना था कि वो बेवा है, सईद की किसी से दुश्मनी नहीं थी। बेवा को इंसाफ चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं। मेरे बेटे की किसी के साथ ही दुश्मनी नहीं कि मैं न थी, जुल्म गया। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुरात की सुकून खराब दिन कभी होगा। क्या मकतूल सईद की वालिदा को उसके बेटे के कत्ल का इंसाफ मिला? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, इंसाफ की हसरत लिए दिल में सो गई मौत की गोद में। चश्मदीद गवाह ने बताया पुलिस को मौके वारदात पर मौजूद पाया। कराची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी से आया सईद आवान के कत्ल का केस। माँ अगर ये हमें कुछ वक्त और दे देना तो शायद कुछ न कुछ हो ही जाए। और वैसे भी अगर ऐसे रिश्ते वापस जाते रहे तो सारी उम्र बैठी रहेगी यहाँ पे। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, इंसान होता है जब परेशान, किस्मत हो जाती है उस पर मेहरबान, फिर कैसे होता है उसका नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। हाँ, मेरा 5 लाख का प्राइस बॉन्ड का नाम लगा है। मकतूल सईद की वालिदा अपने बेटे के कत्ल के बदले इंसाफ की हसरत दिल में लिए ठीक 40 दिन बाद अपने बेटे की मौत के गम में इस जहाने फानी से रुखसत हो गई। इंसाफ की उम्मीद और हसरत अपने दिल में लिए मकतूल सईद की वालिदा भी अपने बेटे के कत्ल के कुछ दिन बाद अपने खालिके हकीकी से जा मिली। मैं इंसाफ चाहता हूँ कि इंसाफ हमें मिल जाए। ठीक 40 दिन के बाद सईद की वालिदा भी उसके गम में फौत हो गई। मकतूल सईद के कत्ल के चश्मदीद गवाह, उसके दोस्त जिसकी दूध की दुकान पर सईद बैठा हुआ था, उसने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा, टाइम आया ये अभी 5 मिनट भी नहीं रुका था। उसी टाइम ये घर से आ रहा था, देखते उसको बोला क्या कर रहा है यहाँ। कौन घर से आ रहा था? पूरा नाम जानजेब। अच्छा। उसने बोला कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बोला नहीं यहाँ नहीं रुकना, यहाँ क्यों बैठा हुआ। मैं मुँह मारी हुई, घर गया, पिस्टल ले आया, फोन करा कहीं उसके भाई है, मारा, मार के निकल गए। इस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन अफसर महमूद राजपूत है, जो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है।
उसने अपने इंचार्ज होने का भरपूर फायदा उठाया। उसने बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील करके तफ्तीश को नुकसान पहुंचाया। पहले खुद, फिर लियाकत रंधावा और अब राणा अशफाक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को मफरूर करार देकर चालान अदालत में पेश कर दिया और यूं फाइल बंद हो गई। चूंकि मुल्जिमान मफरूर हैं, पुलिस तलाश करेगी नहीं और मुकदमा कमजोर होता चला जाएगा। इस केस के मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राणा अशफाक ने सईद कत्ल केस के बारे में पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया। ये शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी कच्ची वादी का वाकया है 2/2/13 का। इसकी इब्तदाई तफ्तीश जो है लियाकत रंधावा साहब ने की थी, उसको मिली थी तफ्तीश। उसने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश बहुत की और मुकर्रर खास से भी तलाश कराई, लेकिन वो मुल्ज़मान जो है रूपोश हो गए, अपने आबाई गांव चले गए। केस का चलान जो है अदालत में पेश कर दिया, मफरूर कर दिया उनको, और मज़ीद कोशिश जारी है मुल्ज़मान पकड़ने की, गिरफ्तारी करने की। पुलिस में बाद में पहुंची थी, पुलिस मौजूद नहीं थी, बाद में पहुंची, झगड़ा हो चुका है। तफ्तीशी अफसर राणा अशफाक के बयान के बरक्स सईद के कत्ल के चश्मदीद गवाह इमाम दीन का कहना है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और मुल्जिमान ने पुलिस के सामने सईद को कत्ल किया। चश्मदीद गवाह आगे पुलिस वालों को गाड़ियां मैंने दी, आगे 3 मोबाइल खड़ी थी पुलिस की। पुलिस को ये सारे आप मोहल्ले के आदमी, कॉलोनी के सब देख रहे थे तमाशा। फिर मैं तो गाड़ी देता हुआ निकला। जब मैंने बच्चे को देखा ना मरे हुए को, मैं क्या ये तो मार गए। थोड़ा थोड़ा सांस चलता था। फिर लड़के को बोला गाड़ी में पाके, लड़का लेके गया इसको। मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं गया। हाँ, मेरी गाड़ी में। तो उधर जाके मैंने फिर उनको पुलिस वालों को गाड़ियाँ दी। मैंने कहा ये तुम मार के आदमी को और इधर जा रहे हो, इंतजामिया किस चीज की हो तुम तो इंतजामिया लड़ाई को बुझाना चाहिए, कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, और तुम मार के उसको बाहर घेर के उधर अपने इधर आके खड़े हो गए। सईद आवान तो चंद बदउनवान अनासिर की हट धर्मी का शिकार होकर कत्ल हो गया और उसके गम में उसकी वालिदा भी इंतकाल कर गई। लेकिन क्या पुलिस अपने पेटी भाई और उसके भाइयों को बचाने के लिए कानून और इंसाफ को बालाए ताक रखकर उनकी मदद करती रहेगी? और वक्त गुजरने के साथ इस केस की फाइल भी लाल फीता लगाकर बंद कर दी जाएगी। एसपी मूसा अपील करता है आईजी सिंध पुलिस से कि इस केस पर खुसूसी तवज्जो देकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाअहली बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाया जाए और मुल्जिमान को इबरतनाक सजा। थाना अजमेर शरीफ कराची की पुलिस मकतूल सईद आवान के कातलों को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा करेगी, एसपी मूसा और पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी उस पर अपनी नजर। मां अगर ये हमें कुछ वक्त और दे देना तो शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। और वैसे भी अगर ऐसे रिश्ते वापस जाते रहे तो सारी उम्र बैठी रहेगी यहाँ पे। ब्रेक के बाद देखिए, इंसान होता है जब परेशान, किस्मत हो जाती है उस पर मेहरबान, फिर कैसे होता है उसका नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। ये क्या है? मां मेरा 5 लाख का प्राइस बॉन्ड का इनाम लगा है। कहानी एक ऐसे शख्स की जो अपनी बहन का घर बसाना और इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर इस बेरहम मुआशरे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। आइए सुनते हैं अदील की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम अदील है।
और हम 2 बहन भाई हैं। हमारे वालिद साहिब बचपन में इंतकाल कर गए थे। घर का खर्चा चलाने के लिए माँ खुद भी काम करती थी और मुझे भी एक वर्कशॉप पर डाल दिया था, जहाँ मैंने मोटर मैकेनिक का काम सीख लिया था। सारा दिन काम करने के बावजूद अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। माँ, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर से दवाई ला दूँ तुझे? नहीं पुत्र, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने क्या करना है, उसने तो सिर्फ पैसे ही लेने हैं। पता नहीं माँ, कब हमारे घर से ये गुर्बत ख़त्म होगी और कब तक हम एक एक पैसे को तरसते रहेंगे। मेरी मन, तू बाहर चला जा। बाहर चला जाऊं? कैसे बाहर चला जाऊं मैं? घर की रोटी पूरी नहीं हो रही और तू कहती है बाहर चला जाऊं? अच्छा चल छोड़, ये तो बता, जीनत के रिश्ते के बारे में क्या सोचा तूने फिर? सोचना क्या है माँ, बुला ले लड़के वालों को। पहले वो लड़की देख लें, बाद में हम जाके लड़का देख आएंगे। चल ठीक है, जैसे तू कहता है वैसे ही कर लेती हूँ, पर पैसों का क्या बनेगा? अल्लाह मालिक है माँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इंशाल्लाह, गरीबों का भी तो अल्लाह ही है ना। ये गोडा घुट बड़ी दर्द है। हाय। जीनत मुझसे बड़ी थी। अम्मा को उसकी शादी की फिक्र खा रही थी। उससे पहले भी 1-2 रिश्ते आए थे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी थी। लड़के वाले जहेज मांगते और हमारे घर में माँ की दवाई तक के पैसे नहीं थे, तो जहेज कहाँ से देते? बड़ी मुश्किल से फिर एक जगह बात चली थी, मगर उन लोगों ने भी वही डिमांड की जो पहले लोग करते थे। मगर मैं हर बार पैसों की वजह से बहन के लिए आए हुए रिश्तों को नहीं छोड़ सकता था, और अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाता तो लोग क्या सोचते। माँ, तू उनको मना मत कर, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। कहाँ से होगा बंदोबस्त? इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे हम लड़के वालों को? माँ, अगर ये हमें कुछ वक्त और दे देना तो शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। और वैसे भी अगर ऐसे रिश्ते वापस जाते रहे तो सारी उम्र बैठी रहेगी यहाँ पे। पर पुत्र, 1 लाख की रकम कहाँ से आएगी? माँ, मैंने ना एक बॉन्ड लिया हुआ है, अगर वो लग गया तो। इतने सालों से तो लगा नहीं है, अब क्या लगेगा? बस माँ, मुझे आखिरी कुरानदाजी का इंतजार है, दुआ कर तो लग जाए बस। चल पुत्र, तो आखिरी कुरानदाजी भी देख ले, अगर कुछ हो जाए तो ठीक ही है। अच्छा चल, मैं तुझे रोटी दूं, तो तेरी बहन ने ये बातें सुन ली ना तो एने दिल बुरा करेगी मानी अपना। कहते हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा हो और इंसान मायूस हो जाए तो कहीं ना कहीं से ठंडी हवा आ ही जाती है, उम्मीद की किरण अपना आप दिखा ही देती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जिंदगी में एक मौका मिल ही गया था गुर्बत के अजाब से निकलने का। मेरा प्राइस बॉन्ड लग गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। माँ, ये ले। ये क्या है? माँ, मेरा 5 लाख का प्राइस बॉन्ड का नाम लगा है। 5? तू सच कह रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? किसी को बताया तो नहीं है? नहीं माँ,
मैंने इस देखे सीधा तेरे पास चला आया हूँ। बड़ा अच्छा किया किसी को नहीं बताया। तुझे पता है ना जमाना कितना खराब है। 5 लाख। अल्लाह सोने तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की भी सुन ली। माँ बस अब जल्दी से ना तू जीनत की शादी की तैयारी कर ले। वो है कहाँ? वो ना अपनी सहेली की तरफ गई है, उसके पास कुछ सिलाई का काम आया था, तो उसको छोड़, वो आ जाएगी अभी। चला मेरा पुत्र, मैं तेरा चीनी से मुंह मीठा कराऊं। चला। क्या आदिल अपनी बहन का घर बसाने में कामयाब हुआ? ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ब्रेक के बाद देखिए, इंसान होता है जब परेशान, किस्मत हो जाती है उस पर मेहरबान, फिर कैसे होता है उसका नुकसान। देखिए मेरी कहानी। धमकी देती है, पुलिस की धमकी देती है। क्या आदिल अपनी बहन का घर बसाने में कामयाब हुआ? आइए देखते। माँ ये ले। ये क्या है? माँ मेरा 5 लाख का प्राइस बॉन्ड का इनाम लगा है। 5? तू सच कह रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? किसी को बताया तो नहीं है? नहीं माँ, मैंने इस देखे सीधा तेरे पास चला आया हूँ। बड़ा अच्छा किया किसी को नहीं बताया। तुझे पता है ना जमाना कितना खराब है। 5 लाख। अल्लाह सोने तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की भी सुन ली। माँ बस अब जल्दी से ना तू जीनत की शादी की तैयारी कर ले। वो है कहाँ? वो ना अपनी सहेली की तरफ गई है, उसके पास कुछ सिलाई का काम आया था, तो उसको छोड़, वो आ जाएगी अभी। चला मेरा पुत्र, मैं तेरा चीनी से मुंह मीठा कराऊं। चला। प्राइस बॉन्ड के पैसे मिले तो मैंने बहन की शादी कर दी। जो रकम मेरे पास बची मैं उसको खोना नहीं चाहता था। कई एक रिश्तेदारों को पता चल गया था। हर कोई ना कोई मसला लेकर मेरे पास आने लगा, लेकिन अगर मैं उनके मसाइल हल करता तो खुद कंगाल हो जाता। मैंने उस्ताद की मदद से एक एजेंट को पैसे दे दिए सऊदीया जाने के लिए, और मैं सऊदीया चला गया। मगर मुझे नहीं पता था कि जिस बहन को मैंने इतने अरमानों से ब्याहा था वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। अगर 300 रियाल भेज देगा ना तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो खुद पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर कर पैसे कमाता है। अगर वो तुम्हें इस तरह पैसे भेजता रहा तो खुद क्या खाएगा? अगर वो नहीं भेजेगा ना तो तू भी यहाँ नहीं रहेगी, जाएगी उसके पास। खुदा का खौफ खाओ। अच्छा, वो वहां पे हलवा पूड़ी खाए और मैं खौफ खाऊं? फोन लगा अपने भाई को। प्लीज रहम करो। बस फोन, मैं कार्ड डलवाने जा रहा हूं। मेरे आने तक सोच लो, फोन या घर। मेरी बहन ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बताया। मैं मजबूर था उसको पैसे देने पर। जो भी बचत की थी वो सारी बहन का घर आबाद करने में लग गई। लेकिन बात यहाँ तक नहीं ठहरी, बल्कि हर माह बाद कोई ना कोई नई डिमांड आने लगी। और अगर मेरी बहन बशीर के साथ ताउन ना करती तो वो उसे मारता। आखिरकार तंग आकर मेरी बहन हमारे घर चली आई।
और अपने शौहर से खुला लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी। मेरा बहनोई पहले तो सुलह करने के लिए आया, जब बात ना बनी तो अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। पड़ी रहे अपनी माँ के घर में, और हाँ, अगर दोबारा अदालत जाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं, समझी? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगी। पुलिस की धमकी देती है, पुलिस की धमकी देती है, पुलिस की धमकी देती है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की धमकी देती है, पुलिस की धमकी देती है। ले यार, ले छोड़ दो। उसने मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ को भी मारा। घर में हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। मुझे किसी दोस्त ने उन सारे हालात से आगाह किया। मैंने उससे अपने घर वालों की मदद करने की दरख्वास्त की। उसने कोशिश करके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन थाने वालों ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। मुझे भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान था। और फिर एक दिन उसने मेरी बहन पर तेजाब फेंक दिया और उसे अपने खिलाफ मुकदमा लड़ने की सज़ा दी। अब मेरे लिए घर से दूर रहना मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गया, और कई दिन अस्पताल में बहन की तीमारदारी में ही गुजर गए। बैंक जाने की फुर्सत नहीं मिली, अकाउंट भी नहीं खुलवाया था। जो रकम मैं बाहर से लाया था वो घर में ही पड़ी थी। एक रात भाई चल निकलते हैं, सब कुछ रह गया। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं भाई। चल फिर। मेरे पाकिस्तान आने का काफ़ी लोगों को पता था। उस दिन मेरे घर पर डाका पड़ा और डाकू घर में मौजूद तमाम रकम लेकर फरार हो गए, और मैं एक बार फिर उसी हाल में आ गया जिस हाल से निकलकर मैं पाकिस्तान से बाहर गया था। बहन का चेहरा और रूह दोनों जल चुके थे। अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन का इलाज करवा रहा हूँ और उसके शौहर के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ, और सोचता हूँ कि ये वही मुल्क है जिसकी याद मेरे जैसे पाकिस्तानियों को दियारे गैर में सताती रहती है, जहाँ इंसान की इज्जत, दौलत और ज़िंदगी कुछ भी महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं। अदील जैसे न जाने कितने ही नौजवान जुराइम पेशा अफराद के हाथों लुटकर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते। आखिर कब हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, और आखिर कब हम दूसरों की बेटियों पर जुल्म करते वक्त ये सोचेंगे कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें
फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, हसद की बुनियाद पर घर उजाड़ा, कमसिन बच्चे को जान से मारा, यासीन की नहीं बचती थी बाकी औलाद, बच्चे फौत हो जाते थे चंद रोज बाद। दीपालपुर से आया कमसिन अली हैदर के कत्ल का केस। इसको तो वैसे ही इस बात की जलन है कि मेरा कारोबार कैसे चल पड़ा। मेहनत मुशक्कत करके इंसान जब होता है खुशहाल, तो उससे जलने वाले कैसे फेंकते हैं उस पर जाल। देखिए मेरी कहानी में। अपने भाई को संभाल के रखो। तू भी अपनी बहन को संभाल के रख। बस है, यहाँ बहनों बेटियों की इज्जत की बात नहीं होती।